सभी को गुड इवनिंग। और देखिए, जो भी बच्चे लाइव सेशन से जुड़े हैं एक बार आप कमेंट्स कर दें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट क्लास में हम यहाँ पर देखिए प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में हम किस तरह से बदलते हैं। तो देखिए पीपी से हमने डीपी को फाइंड किया था, और प्राइमल प्रॉब्लम से हम जब ड्यूल प्रॉब्लम लिखते हैं तो वहाँ पर देखिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब बातें देखिए काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। और वहाँ पर देखिए हमने एक बात ये भी देखा था कि प्राइमल प्रॉब्लम में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स और इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है, प्रतिबंधों की संख्या और इसमें चरों की संख्या बराबर होती है। और देखिए हमने एक बात और देखी थी, इसमें जितने प्रतिबंध होंगे प्राइमल प्रॉब्लम में, जितने कांस्टेंट होंगे ड्यूल प्रॉब्लम में उतने वेरिएबल्स हो जाएंगे, चरों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए ये बात मैंने आपको बताई थी। तो पहले हम इस बात को देखिए लिख लेते हैं। इसके देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पिछली क्लासेज में देखे हैं, किस तरह से प्राइमल प्रॉब्लम को हम ड्यूल प्रॉब्लम में बदलते हैं। तो इसके शायद 4 एग्जाम्पल मैंने बताए थे और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। तो यहाँ पर देखिए कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट्स कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। चलिए, तो आप देखें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात लिखें यहाँ पर। और हालांकि देखिए ये बात देखिए मैं बता चुका हूँ आपको, जब हमने एग्जाम्पल की हमने बात की थी तो वहाँ पर देखिए मैंने बताया भी था कि ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हम उसी पॉइंट को यहाँ पर नोट करेंगे। लिखें आप, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल प्रॉब्लम। देखिए प्राइमल प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, देखिए इक्वल टू नंबर ऑफ तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, और ये बात मैंने आपको बताई भी थी जब हम एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे। तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम में जो वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, प्रतिबंधों की संख्या के बराबर। तो लिख लीजिए आप, पीपी में जो चरों की संख्या होती है, पीपी में चरों की संख्या किसके बराबर होती है, ड्यूल प्रॉब्लम में प्रतिबंधों की संख्या के। और देखिए जस्ट इसका आप इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगली बात हम यहाँ पर देखिए, इधर प्रतिबंधों की संख्या उधर चरों की संख्या बराबर होती है, ये बात भी आप लिखिए। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन प्राइमल प्रॉब्लम किसके इक्वल होगा, देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ड्यूल प्रॉब्लम। और देखिए ये बात मैंने आपको बताई भी थी जब हमने पीपी से डीपी को फाइंड किया था, तो उस वक्त देखिए ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम में जो प्रतिबंधों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, ड्यूल प्रॉब्लम में चरों की संख्या के बराबर। तो देखिए दो बातें आप नोट कर लीजिए, और हालांकि ये बातें देखिए मैं बता चुका हूं, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को आप अच्छे से नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कुछ कमेंट्स भी आए हैं बच्चों के, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दें।
तो यहाँ पर देखिए दो बातें आपको नोट करनी है, और देखिए और इन दोनों के बारे में पहले बता चुका हूँ। जब हमने देखिए प्राइमल प्रॉब्लम से हमने ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड की थी, तो वहाँ पर देखिए हमने कंपेयर भी किया था। प्राइमल प्रॉब्लम में जो वेरिएबल्स थे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो ड्यूल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ कांस्टेंट दोनों आपस में इक्वल थे, और इसका अपोजिट भी हम इस तरह से देख सकते हैं। तो इधर देखिए जो जितने कांस्टेंट होते हैं उतने वेरिएबल्स होते हैं, और जितने इधर वेरिएबल्स हैं उधर दूसरी तरफ ड्यूल प्रॉब्लम में कांस्टेंट हो जाते हैं प्रतिबंधों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखिए जब हम डीपी से पीपी को फाइंड करते हैं या प्राइमल प्रॉब्लम से डीपी फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। और देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं, तो वहाँ पर कंपैरिजन करने पर भी देखिए इस तरह से हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिले थे। अब देखिए ये तो रही प्रतिबंधों की संख्या, चरों की संख्या, लेकिन अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है सॉल्यूशन। और देखिए ड्यूल प्रॉब्लम से जब भी हम किसी एलपीपी को सोल्व करते हैं, तो देखिए इजी सॉल्यूशन हमें मिल जाए, इजीली हम उस एलपीपी को सोल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पर ड्यूल प्रॉब्लम के पीछे ये टारगेट होता है, क्योंकि कभी कभी देखिए जब हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं तो देखिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में गिवन एलपीपी को सोल्व न करके हम उसकी ड्यूल प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए ड्यूल प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ड्यूल प्रॉब्लम से हमें क्या फायदे हैं, तो वो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम बात करते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम तो आपको पता है क्या होती है, ये आपको नोट नहीं करना है। प्राइमल प्रॉब्लम यानी गिवन एलपीपी जो भी है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं। सपोज कीजिए प्राइमल प्रॉब्लम किस तरह से है, मिनिमाइजेशन में है, ठीक है। सपोज कीजिए प्राइमल प्रॉब्लम इस तरह से गिवन है, ये दे रखी है। जब प्राइमल प्रॉब्लम देखिए मिनिमाइजेशन में होती है, तो प्राइमल प्रॉब्लम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने भी प्रतिबंध हैं, वो किस में होने चाहिए, सभी प्रतिबंध ग्रेटर देन में होने चाहिए। ये मैंने आपको बता रखा था, मिनिमम है। और यहाँ पर देखिए एक नॉन नेगेटिव कंडीशन। सपोज कीजिए ये प्राइमल प्रॉब्लम है, तो प्राइमल प्रॉब्लम से आप बेहद अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो देखिए जब इस प्राइमल प्रॉब्लम को अगर हम डायरेक्टली सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करें, तो देखिए क्या थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हालांकि हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेट सिचुएशन क्यों बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन है। जब ग्रेटर देन को हम इक्वेशन में बदलेंगे, क्योंकि देखिए किसी को भी सिंप्लेक्स मेथड से हम सोल्व करें, तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए आपको पता होना चाहिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। एलपीपी को किस में बदलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, इक्वल साइन आना चाहिए। और जब यहाँ इक्वल आएगा, तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर हमें सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी ये इनइक्वलिटीज है, जितनी भी असमीकाएं हैं, उनमें हम क्या करेंगे, हम सरप्लस वेरिएबल को घटा देंगे, आधिक्य के पूरक चर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जब सरप्लस सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर इनिशियल टेबल के लिए जो इनिशियल बेस होगा उसमें यूनिट वेक्टर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर सरप्लस यूज होते हैं वहाँ यूनिट वेक्टर्स मिलने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर्स नहीं मिलेंगे। जब यूनिट वेक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो हम आर्टिफिशियल वेक्टर का हम यूज करते हैं। और आर्टिफिशियल वेक्टर का यूज करने पे देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी जो कॉस्ट होती है वो हम -m लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी इसमें बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए रिजल्ट तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, थोड़ी सी समस्याएं हमारे सामने ज़्यादा हो जाएगी और कॉम्प्लिकेट सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, ऐसी कंडीशन से देखिए बचने के लिए हम इसको ड्यूल में सोल्व करेंगे, ठीक है। इसकी हम ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करेंगे। अब देखिए ड्यूल प्रॉब्लम होती क्या है, आपको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है कि ड्यूल प्रॉब्लम हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसकी जो ड्यूल प्रॉब्लम है, अगर हम डीपी की बात करें तो देखिए मिनिमम है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ZD इक्वल यहाँ कितना आ जाता है BTW। सब बातें आपको बता रखी है, देखिए कोई नई बात नहीं है। ये शायद तीसरी क्लास है, हम ड्यूलिटी पढ़ते पढ़ते देखिए यहाँ पर ये तीसरी लाइव क्लास है, तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैक्सिमम ZD इस तरह से, और यहाँ पर देखिए जो इसके कॉन्स्टेंट हैं प्रतिबंध वो किस तरह से हो जाएंगे, ATW, और देखिए यहाँ लेस देन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा CT एंड W ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए ये ड्यूल प्रॉब्लम इस तरह से फाइंड हो जाती है। अब हम इसे सोल्व करेंगे,
हमें यहाँ पर गिवन एलपीपी सोल्व नहीं करना है, उसकी ड्यूल प्रॉब्लम लिखकर हमें सोल्व करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन काफी इजी होगा, सिंपल होगा कंपेयर टू दिस। इसके कंपैरिजन में इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल होगा। और सिंपल क्यों होगा उस बात को मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पर ड्यूल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में है, इसको भी हमें सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम में होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए इक्वल साइन लाना है और इक्वल साइन लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम सिलेक्ट वेरिएबल्स ऐड करेंगे। और देखिए जब सिलेक्ट वेरिएबल्स हम ऐड करते हैं तो वहाँ यूनिट वेक्टर से इजीली हमें फाइंड हो जाते हैं और यहाँ पर इनिशियल बेस हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमें आर्टिफिशियल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ऐसी कंडीशन देखिए थोड़ी सी सिंपल होती है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए जब गिवन एलपीपी में ग्रेटर देन साइन होता है तो वहाँ आर्टिफिशियल यूज करते हैं। तो वहाँ पर देखिए जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो हम इसे सोल्व ना करके इसकी ड्यूल प्रॉब्लम हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमने ड्यूल प्रॉब्लम सोल्व कर ली, हमने यहाँ पर वैल्यूज भी निकाल ली। सपोज कीजिए W1 की वैल्यू 5 है, W3 की वैल्यू 7 है, जो भी है सपोज कीजिए। तो इसको हम सोल्व करेंगे और ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। लेकिन हमें तो इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है। एक बात ध्यान रखना, ड्यूल प्रॉब्लम की जो फाइनल टेबल होती है, लास्ट टेबल, ऑप्टिमम टेबल फॉर एवरी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 वाली टेबल जो होती है, तो उस टेबल में इस प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। कहाँ मिलता है देखिए उसी पर हमें डिस्कस करनी है। हमें प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से सोल्व करना है। पहले दिन मैंने आपको बताया था प्राइमल प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम यानी एक एलपीपी के साथ एक दूसरी एलपीपी एसोसिएट होती है, उसी को हम कहते हैं दी गई एलपीपी की ड्यूल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम में डीपी का सॉल्यूशन छिपा होता है और ड्यूल प्रॉब्लम में प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा होता है, ऑप्टिमम टेबल की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम दोनों के सॉल्यूशन में हम कंपेयर करेंगे। इससे पहले देखिए ये कंपैरिजन तो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए चरों की संख्या और इधर प्रतिबंधों की संख्या बराबर होती है और इधर प्रतिबंधों की संख्या और इधर चरों की संख्या बराबर होती है। तो ये कंपैरिजन तो हम देखिए काफी 2 दिनों से कर ही रहे हैं और बहुत सारी प्राइमल प्रॉब्लम्स को हमने ड्यूल प्रॉब्लम्स में बदला है। तो ये तो देखिए ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर दोनों के सोल्यूशन में हम कंपेयर करेंगे और देखिए उसी के साथ ये आपकी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ 1-2 थ्योरम्स है जो हमें देखनी है। चलिए तो देखिए अगला जो हमारा टारगेट है वो कंपेयर करेंगे। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये मैंने टेबल कंप्लीट कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए टू कंपेयर ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ पीपी एंड डीपी। देखिए यहाँ पर हम जो इनके ऑप्टिमम सॉल्यूशंस है उनको हम आपस में देखिए कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं इस प्राइमल प्रॉब्लम को अगर सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करूं और यहाँ पर देखिए फाइनल टेबल तक पहुंच जाऊं तो देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, 2 प्रश्न बन जाते हैं। और देखिए सिंपलेक्स मेथड आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। आप यहाँ पर इस प्राइमल प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड से सोल्व कीजिए। प्राइमल प्रॉब्लम, तो देखिए ये एक प्राइमल प्रॉब्लम है इस तरह से, और इस प्राइमल प्रॉब्लम को अगर आप फाइनली देखोगे सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करोगे तो फाइनल ये टेबल हमें मिलेगी। ये होती है देखिए ऑप्टिमम टेबल, जिसमें फॉर एवरी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। ये सारी बातें आप जानते हैं, ये कोई नई बातें नहीं है। पिछले 5-7 दिनों से हम इस तरह की ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब तो एक आदत सी बन जानी चाहिए। तो यहाँ पर इसको जब हम सिंपलेक्स से सोल्व करेंगे फाइनल टेबल ये मिलेगी, ये है PP। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो फाइनल टेबल यह मिलेगी और ये है दी गई PP की DP। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये और इसका सॉल्यूशन ये, सॉल्यूशन का मतलब ये ऑप्टिमम टेबल है और इससे सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसको सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करें तो फाइनल ये मिलेगा और यहाँ देखिए रिजल्ट हम किस तरह से निकालते हैं। तो ये सारी बातें देखिए मैंने आपको बता रखी है, पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो मेन वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, x1 x2। और आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, सॉल्यूशन यहाँ से मिलता है।
तो देखिए इसमें x1 तो यहाँ पर देखिए एब्सेंट है, तो x1 की वैल्यू 0 हो जाती है, और x2 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/4। तो गिवन LPP दैट इज प्राइमल प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो कितना है, x1 = 0 एंड x2 = 7/4। क्लियर, ये बातें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तो हमने प्राइमल प्रॉब्लम का सिंपलेक्स मेथड से हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब देखिए हम चलते हैं यहाँ पर इसकी ड्यूल प्रॉब्लम, और देखिए इसकी डीपी हम कैसे लिखते हैं आपको पता है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ZD 7W1 7W2 इस तरह से, और यहाँ पर देखिए कॉलम वाइज हम क्या करते हैं, प्रतिबंध बनाते हैं W1 + 2W2, देखिए 4W1 + 3W2, और लेस देन ग्रेटर देन का लेस देन, और ये जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए इससे हम ये कैसे लिखते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है, पिछली 2 क्लासेस से हम यही काम कर रहे हैं। तो देखिए इसकी डीपी ये, और इसको सिंप्लेक्स से सोल्व किया, फॉर एवरी ZJ - CJ > 0 वाली टेबल ये रही। अब देखिए ये टेबल बनाना आसान है क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन से बचें, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वेरिएबल्स हैं और इसमें केवल 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसकी कैलकुलेशन आसान है। तो इसीलिए हम पीपी को डीपी में बदलकर सोल्व करते हैं। अब देखिए ये प्राइमल प्रॉब्लम ड्यूल प्रॉब्लम, इसको सिंप्लेक्स से सोल्व किया, ये टेबल हमें मिली, और इससे ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं। देखिए इसके मेन वेरिएबल क्या है, W1 W2। तो यहाँ पर देखिए W1 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, तो W1 कितना हो जाएगा 3। और देखिए इसमें W2 एब्सेंट है। जो भी वेरिएबल ऑप्टिमम टेबल यानी लास्ट टेबल में अगर एब्सेंट होता है उसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये है ड्यूल प्रॉब्लम, और ड्यूल प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स से सोल्व करेंगे तो उसका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है इस तरह से मिलेगा, और प्राइमल प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व करेंगे तो उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन इस तरह से मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलता है, इन सब बातों में देखिए अब कुछ नहीं रखा है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड आप अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप सोल्व कीजिए, यही मिलेगा। अब देखिए हमारा मेन टारगेट क्या है, टू कंपेयर है ना ऑप्टिमम सॉल्यूशंस ऑफ पीपी एंड डीपी। तो यहाँ पीपी और डीपी के ये जो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस है इनमें हमें कंपैरिजन करना है यहाँ पर, कि इसका जो सॉल्यूशन है इसमें कहाँ मिलता है और इसका सॉल्यूशन इसमें कहाँ मिलता है। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है, यहाँ पर देखिए इसके जो मेन वेरिएबल का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ये है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ, है ना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ मेन वेरिएबल्स इन प्राइमल प्रॉब्लम। तो प्राइमल प्रॉब्लम के जो मेन वेरिएबल्स का जो मेन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है वो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट सरप्लस के करस्पॉन्डिंग मिल जाती है ZJ - CJ में। तो आप यहाँ पर देखिए ZJ - CJ में सिलेक्ट, यहाँ पर देखिए S1 को सिलेक्ट फर्स्ट सिलेक्ट वेरिएबल, सेकंड सिलेक्ट वेरिएबल। यहाँ नोटेशन आप समझ लें, ये पहला सिलेक्ट वेरिएबल, ये दूसरा सिलेक्ट वेरिएबल, ये पहला आर्टिफिशियल, ये दूसरा आर्टिफिशियल। हालांकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ X1 X2 X3 X4 रनिंग में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ZJ - CJ की वैल्यूज क्या है यहाँ पर, और ZJ - CJ की कौन सी वैल्यूज हमें देखनी है, सिलेक्ट या फिर सरप्लस के करस्पॉन्डिंग। तो सिलेक्ट के करस्पॉन्डिंग कितनी है यहाँ पर 0.7/4, और इधर ऑप्टिमम सॉल्यूशन कितना है 0.1/4। तो यहाँ पर देखिए ड्यूल प्रॉब्लम में प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर मिलता है, ZJ - CJ की वैल्यूज से मिलता है, और ZJ - CJ की हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं, सिलेक्ट या फिर सरप्लस के करस्पॉन्डिंग। S1 S2 के संगत जो भी हमें ZJ - CJ के मान मिलेंगे वही प्राइमल प्रॉब्लम के मेन वेरिएबल्स की वैल्यूज होगी। अब देखिए यहां पर इसको देखें आप, ये सॉल्यूशन है डीपी का। डीपी का जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है इधर देखिए सिलेक्ट सरप्लस के नीचे मिलेगा। ये देखिए सिलेक्ट वेरिएबल, और यहां पर ये देखिए 30। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा देखिए कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए कहां पर है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं। ये वाला सॉल्यूशन देखिए आपको यहां मिलेगा। और अगर हम बात करें ड्यूल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, तो ये ड्यूल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ड्यूल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो प्राइमल प्रॉब्लम में किस जगह मिलता है, तो देखिए ये यहाँ पर इस जगह मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 30 है, तो ये देखिए ये 30।
तो ये वाला सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और देखिए यहाँ पर बेस में आर्टिफिशियल वेक्टर नहीं होते हैं, तो ये तो हम डिलीट कर ही देते हैं। ये क्रॉस क्यों लगा, ये तो सिंपलेक्स मेथड जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं, देखिए वैल्यूज ऑफ मेन वेरिएबल्स, ये मेन वेरिएबल्स हैं। तो देखिए हम ऐसा कह सकते हैं, वैल्यूज ऑफ मेन वेरिएबल्स इन प्राइमल प्रॉब्लम इज इक्वल टू वैल्यूज ऑफ जेड जे माइनस सी जे करस्पॉन्डिंग टू स्लैक एंड सरप्लस, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स इन ड्यूल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए इस ड्यूल प्रॉब्लम में स्लैक सरप्लस के करस्पॉन्डिंग जो भी जेड जे माइनस सी जे होते हैं वही प्राइमल प्रॉब्लम के मेन वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं इस ड्यूल प्राइमल प्रॉब्लम में जो स्लैक या फिर यहाँ तो देखिए सरप्लस तो है ही नहीं, यहाँ पर देखिए स्लैक वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर होता है देखिए, और वैसे देखिए यहाँ पे तो देखिए ये स्लैक नहीं है, यहाँ पर ये सरप्लस है। क्या है ये, सरप्लस। क्योंकि देखिए यहाँ पर सरप्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है और यहाँ S1 S2 स्लैक है। ये कॉमन सी बात है, वो तो जब आप सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाए। तो ये तो यहाँ पर स्लैक है और यहाँ पर ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, सरप्लस। अब आप यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि इधर जो प्राइमल प्रॉब्लम है स्लैक सरप्लस के करस्पॉन्डिंग जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज होती है ड्यूल प्रॉब्लम के मेन वेरिएबल्स की वैल्यू होती है। तो देखिए यही बात हमें लिखना है। तो जब आप इनको सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करोगे तो जो ऑप्टिमम टेबल होगी, फाइनल टेबल, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं, S1 S2 क्या है, राकेश का कमेंट आया S1 S2 क्या है। यहाँ पर देखिए S1 S2 है स्लैक और यहाँ पर जो S1 S2 है वो है सरप्लस। देखिए जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड में कब स्लैक ऐड होगा, कब सरप्लस ऐड होगा, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। केवल मैंने यहाँ पर सिंबल इसलिए बदले हैं क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल स्लैक और मेन वेरिएबल्स में थोड़ा सा डिफरेंस पता हो। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर देखिए आपको ये S1 S2 A1 A2 लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर X1 X2 मेन वेरिएबल है, इसके बाद आप X3 X4 यहाँ पर सरप्लस ले लीजिए और फिर X5 X6 आप आर्टिफिशियल ले लीजिए। बस ये ध्यान रखना है कौन सा क्या है। यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं, मेन वेरिएबल W1 W2 और उसके बाद जो W3 और W4 होगा उसको आप सिलेक्ट ले लीजिए। यहाँ पर ये सिलेक्ट है क्योंकि यहाँ लेस देन है, यहाँ पर ये सरप्लस है क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है। जब हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन क्लियर हो जाती है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्लियर है, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये मिलेगा स्लैक या फिर सरप्लस के नीचे जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज में, और इधर का ऑप्टिमम सॉल्यूशन इधर स्लैक सरप्लस के नीचे। यानी सीधी सी बात है, एक प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है वो दूसरी प्रॉब्लम में जेड जे माइनस सी जे की उन वैल्यूज के इक्वल होता है जो हमें स्लैक या फिर सरप्लस के करस्पॉन्डिंग मिले हैं। तो ये जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज है और ये वाली वैल्यू स्लैक सरप्लस के करस्पॉन्डिंग है। और इधर भी देखिए ये वाली जो वैल्यूज है ये सरप्लस के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, चलो आप इसे बना लेना। और देखिए जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी तो इस पूरे का PDF सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये आप बना लेना बाद में। और हम इसके आधार पर एक फाइनल बात लिखने जा रहे हैं, आप इसी के नीचे लिख लें या नेक्स्ट पेज पे लिख लें। लिखिए आप, लिखें आप, वैल्यूज ऑफ मेन वेरिएबल्स इन प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम के जो मेन वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, चलिए यहां पर लिख लेते हैं हम थोड़ा सा इसको इस तरह से। लिखो आप, वैल्यूज ऑफ मेन वेरिएबल्स इन ए प्राइमल प्रॉब्लम इक्वल वैल्यूज ऑफ जेड जे माइनस सी जे ऑफ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल।
डीपी। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, बहुत छोटी सी बात है देखिए, हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट कीजिए। वैल्यूज ऑफ मेन वेरिएबल्स इन प्राइमल प्रॉब्लम। पीपी में जो मूल चर होते हैं, पीपी में मूल चरों का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, देखिए डीपी में स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स के संगत जो जेड जे माइनस सी जे के मान होते हैं उनके इक्वल होता है, ये लीजिए। और देखिए ये बात तो मैं बता चुका हूँ, और ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अभी हमने देखे दोनों के सॉल्यूशन को कंपेयर किया था। यहाँ पर ये डीपी का सॉल्यूशन है, ये पीपी का सॉल्यूशन, इसका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है यहाँ होगा सर स्लैक या सरप्लस के बॉटम में जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज से, और इसका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है वो यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देखिए स्लैक सरप्लस के बॉटम में जो भी जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज होती है यहाँ पर। तो देखिए ये सब बातें मैं लिखा चाहूँ। चलो अगली बात लिखें आप। तो देखिए यहाँ वैल्यूज ऑफ मेन वेरिएबल्स इन प्राइमल प्रॉब्लम। अब देखिए जस्ट इसका हम अपोजिट लिखेंगे। अगर हम वैल्यूज ऑफ मेन वेरिएबल्स ऑफ डीपी के मेन वेरिएबल्स की वैल्यूज की बात करें तो वो इधर प्राइमल प्रॉब्लम में वहीं जेड जे माइनस सी जे के करस्पॉन्डिंग है ना, जो भी स्लैक सरप्लस के करस्पॉन्डिंग होगी। तो लिख लीजिए, देखिए काफी डिटेल में बता चुका हूँ, और बार बार एक बात को दोहराने से कोई मतलब नहीं है। चलिए आप नोट कीजिए। वैल्यूज ऑफ मेन वेरिएबल इन ड्यूल प्रॉब्लम इक्वल टू वैल्यूज ऑफ जेड जे माइनस सी जे ऑफ, देखिए स्लैक भी हो सकता है या फिर सरप्लस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए डीपी के जो मूल चर हैं उन मूल चरों का मान कैसे मिलता है, डीपी में तो यहां पर देखिए वैल्यूज ऑफ जेड जे माइनस सी जे ऑफ सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल्स इन प्राइमल प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर जो ड्यूल प्रॉब्लम के जो मेन वेरिएबल्स होते हैं, इधर प्राइमल प्रॉब्लम लिखें तो पीपी का जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा दैट इज पीपी के जो मेन वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज उधर जेड जे माइनस सी जे में मिलेगी, और उधर के जो मेन वेरिएबल्स होंगे इधर की तरफ जेड जे माइनस सी जे में मिलेगी। लेकिन जेड जे माइनस सी जे की कौन सी वैल्यूज देखनी हमें, जो स्लैक और सरप्लस के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप यहाँ पर, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर देखिए इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम किसी प्राइमल प्रॉब्लम को उसकी ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ भी हमें सिंप्लेक्स मेथड ही अप्लाई करना पड़ता है। चलिए आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर,
और उस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए एक अच्छा सा प्रश्न मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। और देखिए कुछ बच्चों के अभी कमेंट्स भी आए थे कि यहाँ पर ये S1 S2 क्या है। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल को S1 S2 से डिनोट किया गया है। और जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप रनिंग में वही सिंबल रहने दें, है ना। पीपी में आप प्राइमल प्रॉब्लम में X1 X2 X3 X4 इस तरह से चलने दीजिए, और ड्यूल प्रॉब्लम में W1 W2 W3 W4 जो भी आप चाहें, ठीक है। तो सिंबल आप कुछ भी ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं और एक अच्छा सा प्रश्न देख लेता हूं जो हमें सोल्व करना है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए इसके, और देखिए बहुत अच्छे हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट है बस ये, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन कि एक एलपीपी आपको दी जाती है और उसकी डीपी आप फाइंड कीजिए, दोनों के ऑप्टिमम सॉल्यूशन का कंपैरिजन कीजिए, तो फिर आपको इसको भी सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, और इस तरह से बताना पड़ेगा इसका भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल लेना, इसका भी निकाल लेना, और कह देना यहाँ पर इस तरह की बातें कि इधर जो पीपी का जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो उधर जेड माइनस सीजे के वहाँ पर मिलता है, और जेड माइनस सीजे कौन सा लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल। तो इसी तरह से अपोजिट बात भी आपको लिख के दिखानी पड़ेगी। तो देखिए कंपैरिजन ऐसे होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। देखिए दो प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर, इसको भी सिंप्लेक्स से सोल्व करना और इसको भी सिंप्लेक्स से सोल्व करना, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए अभी तक तो ऐसा प्रश्न मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं और एक अच्छा सा प्रश्न हम लेते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में ले रहा हूं इसका। देखिए आप यूज ड्यूल प्रॉब्लम टू सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यूज डीपी तो देखिए एक एलपीपी आपको यहाँ पर गिवन है, दी गई है, और उस एलपीपी को आपको ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से सोल्व करना है। देखिए एलपीपी किस तरह से दी गई है। मिनिमम z इक्वल 3x1 प्लस x2। कॉन्स्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए प्रतिबंध हैं x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 1, 2x1 प्लस 3x2। ग्रेटर देन इक्वल 2। तो देखिए दो कंडीशंस यहाँ पर दे रखी है। पहली कंडीशन के कोफिशिएंट 1 1, बाकी के हैं 2 3, और यहाँ पर एक नॉन नेगेटिव कंडीशन, ये तो देखिए कंपलसरी है, ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी यहाँ पर देखिए, और वो अनरिस्ट्रिक्टेड वाली बात बताई थी मैंने पिछली क्लास में, तो वहाँ पर देखिए वो साइन से ही इंडिपेंडेंट होता है, चिन्ह से स्वतंत्र होता है। हम डिसीजन नहीं ले सकते कि वो कन्फर्मली पॉजिटिव है नेगेटिव। चलिए वो तो पुरानी बात हो गई। हमें यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्न एलपीपी को उसकी द्वैती समस्या, जो द्वैती समस्या होती है उसे हम ड्यूल प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो देखिए द्वैती समस्या के आधार पर हमें इस आद्य समस्या यानी प्राइमल प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये है पीपी प्राइमल प्रॉब्लम, इसको हमें ड्यूल में बदलना है और ड्यूल की सहायता से ही इसे सोल्व करना है। हम चाहे तो इस पे भी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन इससे भी निकल जाएगा, लेकिन देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें काम करना है। जैसा प्रश्न में हमें बताया गया है वैसे ही हमें प्रोसेस लेनी है। तो यहाँ पर देखिए यूज डीपी, यानी हमें इसकी डीपी की हेल्प से इस प्राइमल प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम इसकी डीपी लिखेंगे। अब देखिए ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड कीजिए सेपरेट, ये क्वेश्चन आए तो आपको पूरी प्रोसेस लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेज में आपको बताया है। यहाँ ऑलरेडी हम यहाँ पर देखिए सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे तो देखिए प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए इसकी ड्यूल प्रॉब्लम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो लिखें आप, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब भी आप क्वेश्चन करो तो देखिए सबसे पहले गिवन एलपीपी लिख लेना, जो भी क्वेश्चन में दी गई है। तो गिवन एलपीपी, ये एलपीपी आपको दे रखी। चलिए हम लिख लेते हैं
गिवन एलपीपी। तो देखिए यहाँ पर एलपीपी क्या दे रखी है, ये दे रखी है हमें, ठीक है, ये हमारी एलपीपी है जो हमें गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में इस तरह की एलपीपी गिवन है आप नोट कर लीजिए। और इस एलपीपी को देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर किस में बदलेंगे, हम ड्यूल प्रॉब्लम में इसको बदलेंगे। ये है गिवन एलपीपी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको हम ड्यूल प्रॉब्लम में कैसे बदलें, डायरेक्ट देखिए मैंने आपको प्रोसेस बता रखी है ना। पहले तो ये क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यदि यहाँ पर मिनिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन है तो जितनी भी कंडीशन है, जितने भी कॉन्स्टेंट हैं वो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल में होने चाहिए, ठीक है, तो वो ही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बता दें। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी डीपी लिखेंगे और डीपी लिखने से पहले प्राइमल प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाता है, इस बात को कंफर्म कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आप सीधा इसकी डीपी लिख दोगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलोगे तो देखिए प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर गलतियां हो जाएगी। तो देखिए यहाँ मिनिमम है तो यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए। चलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिखें, जो कि मानक रूप में है, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। और देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम सीधे इसकी क्या लिख देंगे, हम ड्यूल प्रॉब्लम लिख देंगे। और ड्यूल प्रॉब्लम लिखने के लिए प्राइमल प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ता है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दी गई है। तो इसकी हमें क्या लिखना है, डीपी लिखना है। तो लिखिए आप, अतः इसकी ड्यूल प्रॉब्लम होगी, देखिए डीपी क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ड्यूल प्रॉब्लम है, देखिए ये मिनिमम का क्या हो जाता है, सब बातें आपको बता रखी है, देखो मैंने मिनिमम का हो जाता है देखिए मैक्सिमम, और यहाँ लगा देते हैं हम ZD। और यहाँ पर राइट साइड में 1 2 है तो देखिए 1 के साथ तो आ जाएगा W1, 2 के साथ आ जाएगा W2। प्राइमल प्रॉब्लम के जो वेरिएबल्स होते हैं जनरली हमें क्वेश्चन में x1 x2 x3 की फॉर्म में दिए जाते हैं, और ड्यूल प्रॉब्लम के जो हम मेन वेरिएबल्स लेते हैं वो W1 W2 W3 इस तरह से हम लेते हैं। सिंबल आप कुछ भी ले सकते हैं, V1 V2 भी ले सकते हैं, ये लीजिए। अब हम देखिए कंडीशंस की बात करें, कंडीशंस यहाँ कॉलम वाइज हमें मिलेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ मेन वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, केवल 2 मेन वेरिएबल हैं, तो उधर जो नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे तो वो कितने होंगे, वो भी 2 ही होंगे। उधर जो प्रतिबंध बनेंगे, जो कंडीशंस बनेगी वो 2 बनेगी। एक कंडीशन देखिए इससे बनेगी तो 1 2 के साथ, तो 1 2 के साथ दैट इज W1 प्लस 2 W2। और दूसरी कंडीशन बनेगी देखिए इनके कोफिशिएंट्स 1 और 3, 1 एंड 3। मैक्सिमाइजेशन है, सभी लेस देन में होंगे। तो देखिए डीपी लेस देन में बदल गई है, डीपी की कंडीशन हमें लेस देन में मिली है। यहाँ पर हम स्लैक ऐड करेंगे, जहाँ लेस देन होता है वहाँ स्लैक ऐड करते हैं, जहाँ स्लैक ऐड करते हैं तो वहाँ पर स्लैक के ऐड होने से वहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर्स डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर इनिशियल बेस मिल जाएगा, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल हम बना देंगे, उसके बाद तो देखिए जो प्रोसेस है फिर तो फ्लो बन जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए राइट साइड में यहाँ पर देखिए क्या लेते हैं, ये जो वैल्यूज है 3 1 तो वो हम यहाँ पर लेते हैं 3 and 1। और नॉन नेगेटिव कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए ये है, अच्छे से आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी और आसानी से देखिए इनिशियल बेस भी मिलेगा। और यही होती है डीपी, क्या बोलते हैं इसे, डीपी। और देखिए डीपी पीपी करते करते देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब इसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना। एक बच्चे का थोड़ी देर पहले कमेंट आया था कि S1 S2 क्या होते हैं, है ना, तो वो भी देखिए क्लियर हो गया था। S1 S2 यहाँ पर स्लैक या सरप्लस होते हैं। चलिए यहाँ पर हम डीपी को सोल्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ S1 S2 A1 A2 हम ऐसा यहाँ पर देखिए
कोई सिंबल नहीं लेंगे। यहाँ तो हम देखिए W1 W2 W3 W4 रनिंग में आप चलने दें। जो प्रोसेस देखिए हमने पहले से स्टार्ट की है, जब हम सिंप्लेक्स मेथड हमने सीखा था तो वहीं पे देखिए हम x1 x2 उसी को हम आगे लेते जाते थे, और सिलेक्ट सरप्लस भी हम x1 x2 की फॉर्म में लेते थे, आर्टिफिशियल भी हम x1 x2 की फॉर्म में लेते थे। तो यहाँ देखिए सिंबल हम वही रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसे हमें सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना है, तो यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड से हम कैसे सोल्व करें। देखिए सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था जेड डी इक्वल। अब यहाँ पर देखिए आप कैसे लिख लीजिए, यहाँ पर आप एक काम करें डायरेक्ट, यहाँ तो आप देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो गुणांक मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे एक मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक नहीं पहुंचे। मैंने ये भी बताया था सिंप्लेक्स मेथड जब आप शुरू करो तो पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो देखिए यूजिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स W3 एंड W4, यहाँ पर देखिए हम सिलेक्ट वेरिएबल्स का यूज करेंगे, इसमें W3 इसमें W4, तो ये किस में बदल जाएगी, इक्वल साइन में। और यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए मैक्सिमाइजेशन में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड से जब हम सोल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में हो, यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस हो वो इक्वल साइन में होना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल्स का यूज करेंगे। तो लिखिए आप सिलेक्ट वेरिएबल्स, एक तो हम क्या ले लेते हैं, देखिए ये W1 W2 तो मेन वेरिएबल्स हो गए, तो एक W3 और W4 का प्रयोग हम करेंगे। तो LPP रिड्यूस टू किस तरह से देखिए बदल जाएगी, यूजिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स W3 एंड W4। तो देखिए हमें क्या मिलेगा इससे, यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम जेड डी इक्वल, देखिए यहाँ पर W1 प्लस 2W2, और यहाँ पर देखिए हम जो भी सिलेक्ट या फिर सरप्लस लेते हैं तो उनकी कॉस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 लेते हैं, और अगर कोई आर्टिफिशियल आ जाता है तो हम -m ले लेते हैं। ये सभी बातें देखिए मैं बता चुका हूँ, इसके लिए आपको पुराने वीडियोस देखने की बहुत ज़रूरत है। ये लीजिए कंडीशन से क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए W1 प्लस W2, और दूसरी कंडीशन क्या है देखिए W1 प्लस 3W2। इसमें हमने सिलेक्ट ऐड किया W3 और इसमें सिलेक्ट ऐड किया हमने W4, और ये बन जाएगी इक्वेशन में इक्वल साइन आ जाएगा 3 एंड 1। और देखिए इसी के साथ यहाँ पर देखिए ये हमने फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कर लिया है, और ये तो देखिए एक कंपलसरी है W1 2 3 एंड 4 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल 0। ये तो 0 और 0 से बड़े होते हैं, नॉन नेगेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड किया है। अब हम यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम निकालेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट से जो भी मैट्रिक्स बनती है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और सबसे पहले हम वही निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर, यहाँ चरों का गुणांक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, कैपिटल ए से हम डिनोट करेंगे, कैपिटल ए इक्वल। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला वेरिएबल है जिनके कोफिशिएंट्स हैं 1 1, दूसरा वेरिएबल है W2, तो इसके हो जाएंगे यहाँ पर 2 एंड 3, 1 0 एंड 0 1। सबसे बड़ा फायदा देखिए आप, यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये तब होता है जब हम सिलेक्ट सरप्लस का यूज करते हैं। और यहाँ पर आप लिख लीजिए दिस इज इवन
एंड दिस इज E2। और देखिए जब बेस में हमें यूनिट वेक्टर मिल जाते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर हम इनिशियल बेस इजीली बना लेते हैं। लिखें आप प्रारंभिक जो आधार है। अब देखिए यहां ऐसा कुछ नहीं बचता। आपको एक बात मैं बता दूं, अब देखिए हम पुरानी बातों को दोहराएंगे, अब कुछ भी नहीं बचता है। अब तो हम यहां पर सिंपलेक्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए सिंपलेक्स मेथड तो देखिए बहुत पुरानी बात हो गई है। देखिए उसके आगे तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लिखें आप प्रारंभिक आधार, हम इनिशियल बेस की यहां पर बात कर रहे हैं। और इनिशियल बेस जो होगा वो B इक्वल क्या होगा? देखिए इनिशियल बेस में हम ये लेते हैं α3 एंड α4। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। तो देखिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल हम बना लेते हैं। और फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ये भी कोई नया मैटर नहीं रहा। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाना बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए ये तो पुरानी बातें हो गई। देखिए वापस हम वही टॉपिक ले रहे हैं जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए स्ट्रेट बना लेते हैं। ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में सबसे पहले देखिए बॉटम में ZJ माइनस CJ की वैल्यूज आती है, वो यहाँ हम लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखिए दो कंडीशन यहाँ पर है, तो ये सफिशियंट है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में मिनिमम रेशो भी आएगा। और देखिए मिनिमम रेशो तो बनाना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेते हैं CB, फिर आता है बेसिक वेक्टर, फिर आता है बेसिक वेरिएबल, फिर आते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर के कंपोनेंट स्मॉल b, और ऊपर आता है देखिए CJ, यानी जितनी भी कॉस्ट होती है वो हम यहाँ लेते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर देखिए मिनिमम रेशो का कॉलम हम बनाते हैं। चलिए इसमें फीड कर लेते हैं हम। एक रो और बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ये लीजिए। तो देखिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए दो रो हमें बनानी है, तो ये सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए दो ही तो कंडीशन है। और वैसे ये मैट्रिक्स यहाँ फीड हो जाती हैं। अब देखिए ये कहाँ तक जा रही है, देखिए α4 तक। तो यहाँ केवल हमें 4 कॉलम बनाने हैं, Y1, Y2, Y3। देखिए बहुत स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखिए हम क्या लेते हैं, यहाँ हम लेते हैं मिनिमम रेशियो। तो यहाँ देखिए मिनिमम रेशियो हम लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बेस के जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ आता है देखिए CB, बेसिक वेक्टर, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल यहाँ क्या लेते हैं, XB, और यहाँ आता है B। और ऊपर जो होता है CJ की वैल्यूज, और यहाँ होती है देखिए ZJ माइनस CJ की वैल्यू। यहाँ पर हम देखिए प्राइमल प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ड्यूल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। और देखिए जब इसकी लास्ट टेबल बनेगी, वहीं से हमें इस प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें ड्यूल प्रॉब्लम की जो फाइनल टेबल होगी, जो ऑप्टिमम टेबल होगी, वहां से मिलेगा। कंपेयर हम कर चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूं यहाँ पर किस तरह से। इधर जब हम ड्यूल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो सिलेक्ट सरप्लस के नीचे यहाँ पर जो ZJ माइनस CJ की वैल्यूज होती है, वही यहाँ पर मेन वेरिएबल्स की वैल्यू होगी, PP के मेन वेरिएबल्स की वैल्यू। चलिए यहाँ पर
यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं देखिए, और सिंप्लेक्स मेथड आप जानते हो। देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, कॉस्ट 1200, ये तो देखिए जो फिक्स है उसको तो हम ऐसा ही रखेंगे 1200। और यहाँ पर देखिए जो चेंजेस होगा ये तो यहाँ पर आ ही जाता है। सबसे पहले बेस को फिलअप कीजिए, देखिए अल्फा 3 अल्फा 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा 3 अल्फा 4 x3 x4। और वहां पर जब देखिए सॉरी यहाँ तो x नहीं लेंगे, x क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये dp है, और dp के जो वेरिएबल्स होते हैं हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ बड़ी दिक्कत है। देखिए थोड़ा सा इसको हम किस तरह से मैनेज करें। चलिए डीपी के जो वेरिएबल्स होते हैं हम w से डिनोट करते हैं, तो यहाँ एक्स बी की जगह हम लिखेंगे डब्ल्यू बी। क्लियर। और यहाँ पर देखिए W3 आ जाएगा, यहाँ पर W, ये बस अंतर डिफरेंस थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा। उधर जो प्राइमल प्रॉब्लम के जो वेरिएबल्स होते हैं हम जनरली x1 x2 से डिनोट करते हैं। चलिए W3 W4 के कोफिशिएंट कितने हैं, 0 0। और b की वैल्यूज क्या है, देखिए b यानी राइट साइड में जो वो है देखिए 3 1। अब यहाँ पर देखिए अल्फा 3 क्या होता है 1 0, अल्फा 4 क्या होता है 0 1, और यहाँ तो 0 0 मिलता है। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है ये फीड हो जाती है 1 2 1 3, और देखिए रिमेनिंग तो हमने पहले एडवांस में ही फिलअप कर दिए हैं। अब जेड जे माइनस सी जे निकालो, मल्टीप्लाई करो, ये सब्ट्रैक्ट करो, -1 0, ये -2। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता है कैसे हम सोल्व करते हैं, दिस इज मिनिमम, और मिनिमम होता है तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा W2, यहाँ पर एंट्रिंग वेक्टर बनेगा, डिपार्टिंग के लिए हम देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालते हैं, इससे हम डिवाइड करेंगे 3/2 और 1/3, कितना मिलेगा 3/2 1/3, 3/2 1/3। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू तो देखिए 3/2 1.5, ये तो एक से बड़ा है, ये एक से छोटा है ना, तो ये मिनिमम, जो मिनिमम होता है वो हो जाएगा डिपार्ट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर एवरी जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, देयरफॉर एक बनेगा एंट्रिंग वेक्टर, एक बनेगा डिपार्टिंग वेक्टर। और देखिए ये प्रोसेस तो देखिए बताते बताते देखिए मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ और आपको भी काफ़ी पता है। देखिए अब इसमें इतना कोई ज़्यादा विशेष कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देखिए हम कई बार देख चुके हैं, न जाने कितनी सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन तो इतने मिल जाते हैं कि हम पूरी लाइफ टाइम इस तरह की टेबल्स बनाते रहते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। थोड़ा सा हम फास्टली चलेंगे यहाँ पर। देखिए ये कितना है अल्फा 2, और यहाँ पर डिपार्ट कौन हो रहा है, यूँ देखें आप अल्फा 4, तो एक नया बेस हमें मिलेगा, है ना, न्यू बेस। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए न्यू बेस हमें मिलेगा, ये तो है देखिए ओल्ड बेस, तो चलिए हम ये एक न्यू बेस हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो प्रारंभिक आधार की जगह हम क्या कहेंगे, नया आधार, न्यू बेस। तो लिखिए आप नए आधार, न्यू बेस। अब देखिए यहाँ पर ये जो न्यू बेस है वो किस तरह से है, ये तो रहा देखिए ओल्ड बेस। इस ओल्ड बेस को तो हम देखिए ओल्ड बेस को तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से, ये तो देखिए पहले वाला कॉपी किया था मैंने, तो ये तो है देखिए ओल्ड बेस, ठीक है। अब देखिए न्यू बेस की हम बात कर लेते हैं। तो नए बेस में देखिए पुराना बेस अगर हम देखें तो ओल्ड बेस में अल्फा 3 अल्फा 4 थे, तो अल्फा 4 चला गया, अल्फा 2 आ जाएगा, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ये ओल्ड बेस था, अब देखिए ये हो जाएगा न्यू बेस। तो देखिए फॉर न्यू बेस b इक्वल अल्फा 3 एंड अल्फा 4, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल क्या होगी। अब न्यू बेस के लिए तो हम यहाँ पर सेकंड सिंप्लेक्स टेबल हम बनाएंगे। और सेकंड सिंप्लेक्स टेबल किस तरह से बनेगी, देखिए वापस सिंप्लेक्स टेबल अगर हम बनाएं तो देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक काम करते हैं हम उसको भी कॉपी कर लेते हैं। इस टेबल को देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इसमें जो मेन वैल्यूज़ है वो हटा देंगे, केवल हमें स्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। तो ये रहा देखिए सिंप्लेक्स टेबल का स्ट्रक्चर।
ठीक है, एक नई टेबल हम बना रहे हैं, ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए ये सब वैल्यूज यहाँ पर चेंज होगी। ठीक है, ऊपर वाला कॉलम चेंज होता ही नहीं, ऊपर वाली रो ऐसी रहती है। ये लीजिए, तो देखिए ये है सेकंड सिंप्लेक्स टेबल नए बेस के लिए। और नए बेस के लिए देखिए हम सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाने जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसको हम पहले से एडवांस में कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक बार नई टेबल बन जाए तो फिर दिक्कत, फिर बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर ये है सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। अब देखिए सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में हमें एंट्रीज करनी है। सबसे पहले देखिए ओल्ड बेस था 3 4 4 गया, 2 आया, 3 2। यहाँ पर देखिए न्यू बेस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा 3 अल्फा 2। और ऐसा कह सकते हैं कि देखिए सिंप्लेक्स मेथड जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन चल रहा है, सारे कॉन्सेप्ट तो हम वही देख रहे हैं। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, W3 और W2। और देखिए यहाँ पर इसमें की एलिमेंट की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जा रहा है, ये आ रहा है, दोनों डायरेक्शन यहाँ कट हो रही है। दोनों डायरेक्शन जहाँ क्रॉस होती है वही होता है की एलिमेंट। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो हम बनाते हैं, लेकिन कुछ एंट्रीज डायरेक्ट कर दिया करें। 3 का कॉस्ट 0, 2 का कॉस्ट 2, तो ये तो हमें लिखना है। और देखिए अल्फा 3 यहाँ 1 0 होगा और अल्फा 2 होगा 0 1। ये एंट्रीज तो आप डायरेक्ट कर दिया करें, कई बार बता चुका हूँ। और अगर डायरेक्ट नहीं करोगे, बाई प्रोसेस आप निकालोगे तो भी यही आएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 1/3 1/3 1 1/3 1/3। और देखिए यहाँ 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ये हमने 1 एडवांस में लिख दिया, मैंने बताया आपको, या तो आप डायरेक्ट लिख दें या फिर आप सोल्व करके लिखे तो भी है। चलिए y4 के बॉटम में यहाँ कुछ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए y4 के बॉटम में यहाँ 1 है, इसकी एलिमेंट से डिवाइड करते हैं 1/3। अब देखिए रिमेनिंग रो हमें निकालनी है, तो यहाँ हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा, वो कितना है 2 है। तो देखिए ये जो भी हमें लाइन मिलती है, इस लाइन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। जो भी की इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, है ना, तो इससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, की एलिमेंट के ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, या फिर अगर थर्ड रो होती तो नीचे भी आपको आईपी मिल जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए पुरानी टेबल की पहली पंक्ति से हम ये वाली पंक्ति सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब समझ जाए आप, ये वाली सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है पुरानी पहली पंक्ति से। तो यहाँ पर देखिए हम पहली पंक्ति जनरेट कर रहे हैं, तो पुरानी टेबल की पहली पंक्ति हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो पुरानी टेबल की पहली पंक्ति से अगर ये लाइन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर पहली पंक्ति मिल जाती है। चलिए तो यहाँ पर देखिए बी के स्थान पे क्या है, 1 है, सॉरी 3। तो 3 में से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 7/3 हमें मिल जाएगा। चलिए y1 के नीचे देखते हैं यहाँ क्या है, 1 है। इस 1 में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, कितना, 1/3, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, ये लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 1/3। अब देखिए y4 वाली एक वैल्यू हमें चाहिए, तो y4 के बॉटम में देखिए 0 है। इस 0 में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हुए कितना मिलेगा, माइनस। चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए सेकंड सिंप्लेक्स टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए यहाँ पर ZJ माइनस CJ की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं कितनी है और कैसे निकालते हैं। ये मल्टीप्लाई किया तो 2 में से 2 गया 0, चलो यहाँ तो 0 आना था। ये देखिए 0 2/3 और ऊपर -1, तो ये हो जाएगा देखिए -3 + 2 -1/3। और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ क्या मिलेगा, ये वाला कॉलम इससे मल्टीप्लाई होता है। देखिए पुराने वीडियोज में आप देखें, ये कोई नई बात नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर देखें हम स्टडी कर रहे हैं, हर बात छोटी से छोटी बात मैं आपको बताता हूँ। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, देखिए अब हर एक वीडियो लेक्चर में तो इस तरह की छोटी छोटी बातें नहीं बताई जा सकती, सिलेबस बहुत बड़ा है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 0 और ये हो जाएगा देखिए 2/3, -0 तो यहाँ 2/3 मिलेगा। देखिए यहाँ पर मिनिमम की हम बात करें तो मिनिमम ये रहा और नेगेटिव आना चाहिए बस
नेगेटिव आने के बाद तो हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, और इसको भी हम मिटा देते हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पे। मिनिमम रेशियो भी हम निकाल लेते हैं, और देखिए मिनिमम रेशियो के लिए ये कॉलम सेलेक्ट कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, आप 7 आएगा, और 1/3 को 1/3 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा। दिस इज मिनिमम, और ये है मिनिमम, और यहाँ पर दोनों डायरेक्शन यहाँ कट हो रही है, ये है की एलिमेंट, ठीक है। तो की एलिमेंट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, और यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे, वही 2-3 बातें हमें कहनी होगी। फॉर एवरी ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, देयरफॉर यहाँ पर एक एंटरिंग वेक्टर होगा और एक डिपार्टिंग वेक्टर होगा। तो एंटर कौन करेगा, देखिए एंटर कर रहा है y1 के करस्पॉन्डिंग, दैट इज अल्फा 1, और जा कौन रहा है यहाँ पर अल्फा 2। तो देखिए एक नया बेस हमें मिलेगा, अतः न्यू बेस, नए आधार, बी इक्वल ओल्ड बेस है, देखिए यहाँ 3 2, और 3 2 में देखिए 2 गया 1 आया, तो 3 2 की जगह क्या हो जाएगा 1, और अच्छा यहाँ 2 की जगह 1 आ जाएगा। देखिए 2 तो डिपार्ट हो रहा है, अल्फा 1 एंटर कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए अल्फा 3 अल्फा 1। अल्फा 3 अल्फा 1 के लिए अब हम क्या बनाएंगे, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। चलिए थर्ड सिंप्लेक्स टेबल किस तरह से होगी, चलिए वो जो टेबल हमने कॉपी की थी वो ये यहाँ ले आए हम, और ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए थर्ड सिंप्लेक्स टेबल हम बनाने जा रहे हैं, और थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेसिक वेक्टर्स हैं अल्फा 3 अल्फा 1 वो यहाँ हम डिनोट करेंगे, अल्फा 3 अल्फा 1, और यहाँ पर देखिए जो बेसिक वेरिएबल्स हैं W3 W1। चलो अल्फा 3 की बात करें तो अल्फा 3 के करस्पॉन्डिंग देखिए कितना है 0, अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग कितना है 1। एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो अल्फा 2 है मेन वेरिएबल डिपार्ट हो गया, जबकि अगर ये हो जाता ठीक रहता, चलो कोई बात नहीं। और देखिए इसमें कितनी टेबल बनेगी वो भी हम कंफर्म कर लेते हैं। देखिए कोई भी प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप यहाँ पर देखिए कमेंट्स कर देना। 0 0 और देखिए इसके बाद आपके इस एक्सरसाइज में और भी एग्जाम्पल्स हैं, देखो 4 एग्जाम्पल, केवल 5 एग्जाम्पल्स हैं, और देखिए 5वां एग्जाम्पल भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें 5th एग्जाम्पल में हमें डीपी लिखना है। तो देखिए केवल 4 एग्जाम्पल बचते हैं, और देखिए इन चारों में से देखिए एक एग्जाम्पल लगभग आपको एग्जाम में मिल जाएगा, और चारों एक जैसे देखिए, और आपको तो प्रोसेस ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड सिंप्लेक्स टेबल हमने बना ली, अब हम बना रहे हैं थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। 0 1। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको बता रहा था ये की एलिमेंट, और की एलिमेंट से डिवाइड करके जो भी पंक्ति बनेगी वो हम सबसे पहले लिखते हैं। सेकंड पंक्ति में यहाँ पर की एलिमेंट है तो आप 1/3 यानी की एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। 1/3 से डिवाइड करें या फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो देखिए यहाँ पर पहले कुछ एंट्रीज डायरेक्ट कर देते हैं। मैंने आपको बता रखा अल्फा 3 होता है 1 0, ये E1 होता है, ये E2 होता है, E2 होता है 0 1, यहाँ 0 0 आता है, कुछ तो डायरेक्ट आप लिख दिया करें। अब उसके बाद देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 1 1 और 3, यहाँ 1 देखिए 1 पहले आ चुका है, यहाँ y2 का यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं, एक ही बात है। यहाँ 0, तो 0 हमने एडवांस में लिख दिया है, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ये लीजिए। तो देखिए की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो हमने फाइंड कर ली है की एलिमेंट से डिवाइड करके। सबसे पहला काम ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट रो जनरेट करनी है, तो फर्स्ट रो का आईपी कितना है, देखिए 1/3, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जनरेटिंग लाइन को आईपी से। अब देखिए पुरानी पहली पंक्ति में से हमें ये वाली पंक्ति सब्ट्रैक्ट करनी है, बस इतना सा काम करना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है इस पोजीशन पे 7/3, और 7/3 में से यहाँ 7/3 है ओल्ड पोजीशन पे, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उससे मल्टीप्लाई करते हुए तो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 6/3, यहाँ मिलेगा 2। इस पोजीशन पे देखें ओल्ड टेबल में 0 माइनस दिस, लेकिन उससे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ -1 आ जाएगा। इस पोजीशन पे क्या है ओल्ड टेबल में -2/3, तो इस पोजीशन पे -2/3 है, उसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करना है,
1/3 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पर -1। चलिए, ये तो रही सिंपल सी कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन को करते करते देखिए सदियां गुजर गई है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें ये निकालना है, तो 3 - 2 1, कितनी अच्छी बात है, यहाँ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना, यहाँ नॉन नेगेटिव आना चाहिए। 0 0 0, ये लीजिए हमारा काम हो गया है। अब हम यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा माहौल आने वाला है, और ये आ चुका है, ZJ - CJ > 0, देयरफॉर वी गेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन फ्रॉम अबव टेबल। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो हम दी गई टेबल से यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इष्टतम हल ज्ञात कर सकते हैं। उपरोक्त टेबल से क्या मिलेगा? ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अतः दी गई LPP, देखिए गिवन LPP का मतलब होता है प्राइमल प्रॉब्लम। दी गई LPP का मतलब क्या होता है? प्राइमल प्रॉब्लम, बता चुका हूं, का ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। और देखिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक डीपी के सॉल्यूशन से प्राइमल प्रॉब्लम का, हमें इसका सॉल्यूशन नहीं लिखना। हालांकि देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात कहें तो इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, इसका जो मेन वेरिएबल है एक तो W1 है, एक W2 है। W1 कितना है देखिए 1, और W2 कितना है यहाँ पर एब्सेंट है। W2 मेन वेरिएबल है, जो एब्सेंट है दैट इज 0। तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ डीपी, यही ड्यूल प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। लेकिन हमें तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए हमें? प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और कैसे हम फाइंड करते हैं? देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ छिपा होता है, इसी में कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। देखिए सिलेक्ट सरप्लस के संगत। तो देखिए यहाँ पर ड्यूल प्रॉब्लम में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ड्यूल प्रॉब्लम में हमने देखिए कौन से सिलेक्ट सरप्लस लिए थे? सिलेक्ट वेरिएबल से W3 एंड W4। तो यहाँ पर देखिए चलते हैं आगे ये देखिए ये W3 और W4 ये यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं, और इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए 0 0 हमें यहाँ पर मिला है। तो यही है देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन 0 0 मिला है। और इसी के साथ देखिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। अच्छा इसमें 1 आ रहा है, W1 की वैल्यू 1 कैसे आ रही है? ओ यस, देखिए 1 इसलिए आ रही है, यहाँ पर एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है। ये जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे ना, यहाँ पर देखिए W3, अच्छा ये मैंने डायरेक्ट लिखा था क्या? W3 तो देखिए यहाँ पर 1 0 0 और W1 0 1 0, ठीक है। ये जब निकालेंगे देखिए 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे करेंगे, तो फाइनली 1 आएगा। 1 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, ये 1 है, ठीक है। आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। और देखिए कॉमन सी बात है ये, तो किस तरह से हम निकालते हैं आप सब जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे मेन वेरिएबल। देखिए पीपी का जो पहला वेरिएबल होगा वो पहले सिलेक्ट सरप्लस के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। यहाँ पर सीक्वेंसली इस तरह से मिलेंगे। ये मैं यहाँ पर देखिए मेंशन भी कर देता हूँ। यहाँ पर ये दोनों क्या है? सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। यहाँ भी आप टेबल में भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा ये Z1, ये है Z1 - C1 Z2 माइनस, तो इसे हम क्या बोलेंगे? देखिए अगर हम सिंबल की बात करें तो ये है देखिए Z3 - C3। ये तीसरा जो वेरिएबल है यही तो सिलेक्ट वेरिएबल है। तो x1 तो देखिए ये रहा, x2 ये रहा। हमेशा ध्यान रखना ये बिल्कुल सीक्वेंसली लेना है। ऐसा नहीं कि आप x1 उसको बोल दो x2। अगर 3 वेरिएबल है तो x1 x2 x3 इसी तरह से सीक्वेंसली आपको लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है 0, और यहाँ पर देखिए x2 किसके इक्वल हो जाएगा? x2 अगला ये वाला होगा। और ये है देखिए Z4 - C4, और आपको मैंने बता रखा है Z4 - C4, और ये कितना है देखिए 1। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। जो दी गई LPP है उसके मेन वेरिएबल्स की जो ऑप्टिमम वैल्यूज है वो यही हैं।
और फाइनल देखिए, अब हम चलते हैं मेन वेरिएबल पे। मेन वेरिएबल क्या, सॉरी मेन प्रॉब्लम, जो मेन एलपीपी है वो ये रही, उसका ऑब्जेक्ट मिनिमाइजेशन में है। हमने x1 x2 की ऑप्टिमम रिजल्ट देखे यहाँ। अच्छा, पवन का कमेंट भी आ गया था यहाँ पर, देखिए कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बच्चे बता देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर ZJ माइनस CJ की वैल्यू जो 0 लिख दी थी उसे मैंने करेक्ट कर दिया है। ठीक है, काफ़ी पुराना कमेंट हो गया था। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये रहा, देखिए मिनिमम Z इक्वल 3x1 प्लस x2, मिनिमम 3x1 प्लस x2। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम Z लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा इसको, ये ऑब्जेक्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, मिनिमम Z इक्वल। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम आपको दे रखी है, उस मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने यहाँ से देखना है। ठीक है, डीपी में स्लैक वेरिएबल्स हो या फिर सरप्लस हो, तो उसके संगत यहाँ पर देखिए सीक्वेंसली x1 x2 x3 वो वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पर विद्यमान होगी। तो पीपी का सॉल्यूशन यहाँ पे छिपा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x1 x2 ऑप्टिमम रिजल्ट है। अब इस ऑप्टिमम रिजल्ट से आप कुछ भी निकालें तो यहाँ पर जो दी गई प्रॉब्लम का जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, चाहे वो मैक्सिमम का हो मिनिमम का हो, हमें डायरेक्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वो वाला आपको मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना है। तो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया गया है वो यही है, 3x1 प्लस x2, और इसी के अकॉर्डिंग आपको देखिए ऑप्टिमम रिजल्ट निकालना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो देखिए 3x1 प्लस x2, तो देखिए ये है 1 और यही है देखिए फाइनल रिजल्ट। तो देखिए हमने डीपी की सहायता से हमने यहाँ पर प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला है। अब देखिए एक काम आप और करके देखें, इसके बाद देखिए हम इस पे चलते हैं सीधा। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे आप डायरेक्ट सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर दीजिए, और जब डायरेक्ट आप सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करोगे तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, x1 0 x2 1 और मिनिमम z इक्वल 1, हमें फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें देखिए अब केवल 4 एग्जाम्पल और बचे हैं। तो देखिए देख लेते हैं हम कितने एग्जाम्पल्स और हैं, मैंने आपको बताया भी था शायद अभी कुछ देर पहले। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 एग्जाम्पल हैं इसमें, जिसमें से मैंने एक आपको बता दिया है, और 3 प्रश्न आप सोल्व करें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देखिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज तो हम इतना ही देखेंगे, और ऐसा कोई नया कमेंट भी नहीं मिला है जिसकी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके बता सकूँ। तो आज फिलहाल इतना ही देखेंगे, और कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे। गुड नाइट।